नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होगा। खेल की तिथियों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अंतिम मुहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी इसकी जानकारी दी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य में आंदोलन की तैयारी अंतिम चरण में होने से प्रदेश सरकार ने इसमें असमर्थता जता दी थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद में खेल मंत्री रेखा आर्या ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा को इस बारे में पत्र भेजा था, जिसके बाद में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अब उत्तराखंड में तय तिथियों पर भी जो है वो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने को सहमति दे दी है और इस संबंध में उत्तराखंड सरकार को पत्र भी मिल गया है। देखिए, आज प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा, प्रदेश की तैयारियों को भी देखा और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। उत्तराखंड की मसूरी से बड़ी खबर है, जहां पर सचिवालय व्यवस्था अधिकारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करके निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। यह धरना प्रदर्शन उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव नितिन दत्त और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कैंतुरा ने एमडीडीए के ऑफिस के बाहर किया। उन्होंने मांग भी की थी कि अवैध निर्माण के कार्य किए जाने के कारण सचिवालय व्यवस्था अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो और ये निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सरकारी नाले को ढककर किया गया था, जो नियमों के खिलाफ था। धरने के 3 दिन बाद में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता आनंद राम आर्य ने एक्शन भी लिया और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी किया है और इसके बाद में इस मामले को संयुक्त सचिव के न्यायालय में भी भेजा गया है और साथ ही उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा चलाए जा रहे धरने को समाप्त कर दिया गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विगत 1 वर्ष पहले हमने जो सचिवालय व्यवस्था अधिकारी द्वारा आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल काम किया जा रहा है, जहां एक और शहर के अंदर अनेकों लोग हैं जिनको एक ईंट नहीं रखने दी जा रही है, जहां एक और ऐसे हजारों लोग हैं जो जिनके यहाँ 3000 चालान कट चुके हैं और जो यहाँ पर लोग हैं वो बिल्कुल डर का माहौल है। फॉरेस्ट, एमडीडीए, पीडब्ल्यूडी, जलस्थान और नगर पालिका, ये सब के सब मिलकर जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, जो मिडिल क्लास लोग, और इवन मैं तो वो भी बोलूंगा जो यहाँ पे जो अच्छे जो पूंजीपति लोग हैं, जो अच्छा शहर का भला करना चाहते हैं, जो शहर के अंदर अच्छी रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहते हैं, उन लोगों को भी। तो हम शासन प्रशासन के साथ अपना धरना प्रदर्शन और जो हमारे और लोकतांत्रिक जो हक है उनकी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। आज जैसे हमने 3 दिन का अपना धरना पूरा किया तो शासन ने अभी दबाव में आके और एक्शन साहब ने दबाव में आके कम से कम ये तो एग्नाइज किया कि अब गलत हुआ, चालान काटा है। दिवसीय धरना दिया जा रहा था, किस तरीके की मांग थी और कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया? ये अतिरिक्त दल इसमें पाए गए थे जो समय के अतिरिक्त पे कार्रवाई करते हुए और बाद योजित कर लिया गया। सुनवाई के उपरांत प्रॉपर कार्रवाई। पर इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि काफी समय से ये लोग मांग कर रहे थे, आखिरकार इन्हें धरने पे बैठना पड़ा, तब जाके एमडीडीए का विभाग जागा। ये कार्रवाई तो अभी कर दी गई। ये भी आरोप है कि जितने डोमेस्टिक नक्शे आप लोग पास कर रहे हैं वो सब कमर्शियलाइज हो गए हैं, कई मॉल बन रहे हैं, तो क्या उसकी प्रॉपर अनुमति ली जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की? विकासनगर नगर पालिका के द्वारा यमुना खादर बस्ती में टचिंग ग्राउंड बनाया गया है और जिसके कारण आसपास रहने वाले लोग इस टचिंग ग्राउंड की बदबू से काफी ज्यादा परेशान है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने कहा कि इस टचिंग ग्राउंड की वजह से क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है।
स्कूल जाने वाले बच्चों को यहाँ से गुजरने में काफी दिक्कतें होती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि टचिंग ग्राउंड की वजह से कूड़े से उड़ती हुई मक्खियां उनके घरों में आती हैं और खानों पर बैठती हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही इस टचिंग ग्राउंड के सामने ही केसरी चंद महाविद्यालय भी है। इसकी वजह से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी इस गंदगी की वजह से काफी परेशानी होती है। इस कूड़े से क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या हो रही है आपको? मक्खी हो रही, बहुत बीमार हो रहे बच्चे, बहुत परेशानी होती है सांस लेने में भी। जब हवा चलती है ज्यादा परेशानी होती है, बदबू आती है, बहुत बदबू आती है, खाने पीने में बहुत। क्या ये दवाई का छिड़काव करते हैं इस पे? कभी कदार कर देते हैं, कभी कभी जी। जैसे आज ये जेसीबी लगा रखी इन्होंने, इसको उखाड़ रहे हैं तो बदबू आ रही है, तो क्या दवाई कुछ नहीं किया ना? कुछ नहीं। कितने दिनों से आप यहाँ पे? हमें तो 8 साल हो गए। रुखाना, ये बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है आपके यहाँ? बहुत दिक्कत हो रही जी, मक्खियों से हो रही बहुत ज्यादा दिक्कत। हाँ। खाना भी नहीं खाया जाता, इतनी बदबू आती है इस कूड़े की वजह से जी। तो क्या इसको बोला नहीं आपने कि भाई इसको दवाई का छिड़काव कर लिया, इसको यहाँ से हटा? बोलते हैं तो कभी कभी 2-3 महीने में एक बार कर देते हैं, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या मांग करते हैं? क्या? हाँ, ये कूड़ा हटना चाहिए। जहां विश्व विकलांगता दिवस पूरे विश्व और देश में मनाया जा रहा, तो वहीं विकासनगर क्षेत्र और जहजपुर क्षेत्र में विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर रैली निकाली गई और सहसपुर के ढाकी से लेकर सहसपुर बाजार में विश्व विकलांगता रैली के मौके पर विकलांगों के द्वारा रैली निकाली गई और इस रैली में पुलिस का भी सहयोग सराहनीय रहा है। हमने रैली निकाली है। रैली हमने ढाकी से सहसपुर ब्लॉक तक निकाली है। ये जागरूकता रैली है जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है और ये आज का दिन हमारा ही होता है और हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं समाज को कि हम भी समाज के एक अहम हिस्सा है, हमारी भी भागीदारी उतनी है समाज में जो सामान्य लोगों की है। और हमें खुशी होती है कि इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करते हैं और एक जागरूकता फैल रही है। जिस तरह से पहले विकलांग लोगों को अभिशाप माना जाता था, अब वो अभिशाप खत्म हो रहा है समाज में। देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून शहर में भी पुलिस अब 3 ड्रोन कैमरों, 3 चौपहिया और इंटरसेप्टर वाहनों और 2 बुलेट इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों की निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों पर स्थापित किए गए आधुनिक कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इस तरह की सख्त निगरानी आगे भी लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से भी निपटा जाएगा। हाँ, देखिए, जो यातायात प्रबंधन की इन्फोर्समेंट की बात करें तो टोटल जिले में अभी 10 महीने के अंदर 1,21,000 से ज्यादा चालान अभी लोगों के हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है। और जो देखा जाए ड्रोन के माध्यम से अभी हमने इस साल जो है 5,000 से ऊपर चालान किए जो बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी 1,400 के करीब फिगर पहुंची इस साल जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियां सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं जिसमें लोग गाड़ियों में बैठकर जो ड्रिंक करते हैं या अनेक स्थानों पर उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2,000 से ज्यादा है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित ज्योति विकलांग विद्यालय में विश्व दिव्यांगता दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर नवनिर्मित बिल्डिंग का भी लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माता मंगला देवी और भोले जी महाराज शामिल हुए हैं। उन्होंने पूरे स्कूल का निरीक्षण कर दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली शिक्षा और संस्कार के बारे में जानकारी दी है। और इस मौके पर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में माता मंगला देवी और भोले जी महाराज उनका उत्साहवर्धन करते हुए दिखे।
साथ ही उन्होंने स्कूल को उत्तराखंड में नंबर 1 दिव्यांग स्कूल बनाने का दावा भी किया है। इस मौके पर माता मंगला देवी ने बताया कि जिस उद्देश्य से ज्योति विकलांग विद्यालय का शुभारंभ किया गया था, आज वह उद्देश्य पूरा होता दिखाई दे रहा है। स्कूल में दूर दूर से दिव्यांग बच्चे शिक्षा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अनुभव तो कह नहीं सकते, ये तो वही समझ सकता है जिसके दिल में प्रेम और हृदय में प्रेम है इस बच्चों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो हमारे परिवार में शर्मा परिवार ने इतना सुंदर किया, ये ज्योति स्कूल जो खोला है उन्होंने, ये हमारे समाज में आज जरूरत है ऐसे कई स्कूलों की, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कई जगह शिक्षा भी पा सकते हैं। तो आज इतनी खुशी हुई कि ऋषिकेश में इस माध्यम से बहुत से अच्छे बच्चों का जो एजुकेशन मिल रही है उनको, और बहुत ही ये सबसे बड़ी सेवा है। मैं तो ये सोचती हूँ कि समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा यही है कि दिव्यांग बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा में हम ध्यान दें। विश्व दिव्यांग दिवस पर उत्तराखंड में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांग को हर संभव बेहतर सुविधा मुहैया कराने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात कही है। और देहरादून में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिव्यांगजनों को इस दिन शुभकामनाएं भी दी। और मुख्यमंत्री धामी ने भी इस मौके पर कई घोषणाएं की हैं और सहूलियत के लिए की गई, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है और निकट भविष्य किस तरह से सहूलियत प्रदान की जा सके इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये हमने सभी प्रकार के जो भी हम नियोजन करने वाले हैं उन सभी में हमने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया है कि आप सबकी सुविधा के अनुरूप उसका निर्माण कार्य हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांगजनों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं प्रदेश के अंदर संचालित कर रही है। हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की 5 पेंशनें इस समय दी जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब 1 लाख दिव्यांग भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रति माह 1500 रुपए पेंशन तथा जन्म से दिव्यांग बच्चों को माता पिता के 18 वर्ष तक प्रति माह 700 रुपए का भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। विश्व दिव्यांग दिवस पर मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं, लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर अभी पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के लाल पानी क्षेत्र में मां शक्ति फाउंडेशन की तरफ से संचालित नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचकर लॉयंस क्लब कोटद्वार के आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया है। ऋतु खंडूडी भूषण ने नेगी परिवार की तरफ से संचालित नशा मुक्ति केंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि छोटी सी उम्र में संचालक रजत नेगी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। वो कई लोगों को देश के कई स्थानों से यहाँ पर लाकर उन्हें नशे से दूर करके ठीक कर दोबारा जीवन जीने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र के वातावरण और सुविधाओं को देखकर ऋतु खंडूडी ने खुशी भी व्यक्त की है। रजत को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। इतनी छोटी सी उम्र में ये तो संभले ही इन्होंने बीड़ा उठाया है कि देश में जो भी बच्चे उनकी मदद चाहेंगे एडिक्शन से डी एडिक्ट होने का, उनको ये मदद करेंगे। बहुत ही सुंदर माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ सुथरी जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, अच्छी एनर्जी है इस जगह पे
और मुझे बहुत खुशी हुई एक अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चे को मैं यहाँ मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ से ठीक होके गया। उत्तराखंड में आगामी 3 महीने में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इन निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के सभी 102 निकायों के लिए वोटर लिस्ट भी तैयार की जा चुकी है। हालांकि सभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। प्रदेश भर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बताया भी है। नगर निकाय चुनाव से संबंधित मैं ये जानकारी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि हमारे जो 102 नगर निकाय जिसमें चुनाव होना प्रस्तावित है उसकी वोटर लिस्ट जो अभी तक हमारी तैयार हो चुकी है उसके अनुसार 30,58,299 वोटर्स हमारे पंजीकृत हो चुके हैं आज की डेट में। और क्योंकि ये विकासनगर के तिलक भवन में कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व शहर कांग्रेस के अध्यक्ष शम्य प्रकाश द्वारा की गई है और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। कॉन्फ्रेंस में शम्य प्रकाश ने कहा कि जिस प्रकार से ढोल नगाड़े बजाकर बीजेपी और विधायक द्वारा 535 करोड़ रुपए की योजना का प्रचार कर भारत की पहली ऐसी योजना बताई जा रही थी और वह योजना पूर्ण रूप से विफल है और इस योजना में शहर की आधी आबादी को जोड़ा नहीं गया है और जिस कारण स्थानीय लोगों में इस योजना से वंचित रहने पर भी भारी रोष है। उन्होंने कहा कि सन 1962 और 63 की बिछी हुई सीवर लाइन के बाद में लंबे समय से भी शहर में सीवर योजना की आवश्यकता थी। शहर के अंदर 533 करोड़ की योजना लागू होने की बात हुई है, जिस पर काम करने की बात हो रही है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी खामी है कि हमारी एक बड़ी आबादी केसरबाग, बाबूगढ़, मंडी चौक से उधर उस योजना को लागू नहीं किया जा रहा। उसमें सीवरेज लाइन नहीं बिछ रही है, जिससे वो उस योजना से वंचित हो रहे हैं और ये बहुप्रतीक्षित योजना थी जिसका लाभ सबको मिलना चाहिए था। इतनी बड़ी योजना में दोबारा नई चीजें हो सकती हैं। उनका कहना ये है कि इसमें लेबल नहीं मिला तो ये बड़ी तकनीकी। अगली खबर भगवानपुर से है, जहां पर भाकियू अम्बावत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगे ज्ञापन के जरिए बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को सौंपी। उन्होंने बिजली विभाग, जेई और कर्मचारियों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनका रवैया किसान और आमजन के लिए अभद्रता वाला रहता है और अधिशासी अभियंता ने कहा कि जनता के लिए विभागीय अधिकारी सदैव तैयार रहते हैं। इसके अलावा भाकियू ने बिना सूचित किए बिजली कटौती और कम बिल होने के बाद भी केबल काटने वाली घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की है। गरीब मजदूर किसानों के हक को लेकर लूट मचा रखी है। हम सम्मानजनक तरीके से सरकार की जानकारी में ये अपनी समस्याएं डालना चाहते हैं और उसमें प्रमुख रूप से जो हमारी आज की मांगे हैं, जैसे किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए। दूसरा, हमारा बिना नोटिफिकेशन के किसी का भी कनेक्शन ना काटा जाए। तीसरा, अधिकारियों का जो व्यवहार है जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, वो हंगामा नहीं किया है। बिजली विभाग का कान और आंख खोलने का काम किया है हमने। जिस तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती और थोड़े ही 2-3 हजार रुपए के जीआई द्वारा, लाइनमैन द्वारा गांव में आके रेडियो बजा के अपनी 1 घंटा पहले कनेक्शन काट देते हैं, उसका इलाज करने का काम किया है। और हमारी चेता ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर देर रात को चमधार के पास में एक ट्रक करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया है। हादसे की खबर पुलिस को सुबह मिली, जब कुछ लोगों ने नदी में डूबे हुए ट्रक को देखा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और ट्रक श्रीनगर से डुंगरी पर जा रहा था और जो कि देर रात को अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाकर गिरा, इसलिए किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो नदी के अंदर पड़े ट्रक पर पड़ी और तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और साथ ही ट्रक सवार लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा। साथ ही पुलिस ने मुताबिक जो है वो ट्रक में कुंदन सिंह, मनोज सवार थे, जिनकी दुर्घटना के बाद में कुछ भी पता नहीं चला है। ये हमें सूचना मिली है, देर रात की घटना बताई जा रही है। इसमें एक डंपर में 2 लोग थे
इन लोगों ने ये यहाँ चौधरी ढाबा में डैम कॉलोनी के पास खाना खाया, फिर वापसी आ रहे थे ये लोग, डंपर खाली था तो संभवतः यहाँ आके दुर्घटना हुई है। और एसडीआरएफ की टीम और हमारी जल पुलिस वगैरह सब मौके पर ही है, रेस्क्यू अभियान चल रहा है इसमें। सर अभी मौका मुआयना कराओ, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई लग रही है? जन संघर्ष मोर्चा टीम ने नगर पालिका परिषद परिसर में बने प्रेरणा भवन की दुर्दशा देखकर आश्चर्य जताया है, जिसका नेतृत्व मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी कर रहे हैं। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सीएम की घोषणा साल 2014 के द्वारा 75 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से भवन बनाया गया था, जिसको अब नगर पालिका परिषद को हैंडओवर किया जा चुका है। लेकिन प्रेरणा भवन का प्रयोग करे हुए 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, जिसमें यह भवन शोपीस बनकर रह गया है। आप देख ही लें, ये विकास की जो नगर पालिका परिषद है उसके परिसर में ये क्रीड़ा भवन बनाया गया था। गत वर्ष नवंबर में इसका उद्घाटन भी हो चुका है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 2013-14 की, और ये बन करके पिछले साल तैयार हुआ। लगभग 76 लाख रुपए की कीमत से बना हुआ क्रीड़ा घर आज आप समझ सकते हैं एक शोपीस बन के रह गया। और बर्बादी की कगार पर जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था, हमारे तमाम जो हमारी धरोहर है, जो हमारे युवा हैं जो खेल के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन आज जो हम देखते हैं जिस तरह से विकास पौड़ी जिले के राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस में स्थानांतरित हुए एक मामले में रंडा मल्ला गांव के निवासी चंडी प्रसाद ने सीओ सदर अनुज कुमार से मुलाकात की है। पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा गया। चंडी प्रसाद ने अपने पुत्र की मौत के कारणों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही और साथ ही ज्ञापन में उन्होंने बताया कि बीते 5 सितंबर 2024 को उनके पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और एक वीडियो में देख सकते हैं कि 1 से अधिक लोग होंगे और शराब का सेवन भी किया गया होगा। आपको पता चले कि उनके मृतक के पिता ने आशंका जताई कि उनके लड़के का शायद किसी लड़की से अफेयर था, इस कारण से इसकी हत्या कर दी गई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है जिसमें उनका जो अभियोग पंजीकृत है जो गैर राजस्व क्षेत्र का, तो वो अब रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित हो गया था। तो अभी उसमें विवेचना प्रचलित है, विवेचक से भी बात हो चुकी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ठोस विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध है। और विवेचक को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द जांच कंप्लीट करके और सभी विवेचनात्मक पहलुओं को कंप्लीट करके इसमें एक स्ट्रॉन्ग हमारी रिश्तेदारी है, वहाँ गया था लड़का, वहीं रहता था, उसी के सामने 2 साल काम किया उसने, 8 महीने नौकरी, और रहना खाना उनके यहाँ था। और उन्हीं के यहाँ से शाम को मेरे को मैसेज आया, फोन किया था ये यहाँ रखा है, हमसे जगह गए और सुबह हमें नदी नया के किनारे में सब मिला, बल्कि मेरे को तो सड़क पे मिला, नदी नया से मैं मिला, पट्टी पटवारी लोग आए होंगे। खबर पौड़ी से है जहां पर ठगी का मामला सामने आया। लगातार ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकारी नौकरी को लगाने का झांसा दिया गया था। सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया। अंतर्राज्यीय गैंग के दूसरे सदस्य को भी पौड़ी पुलिस ने कोलकाता से धर दबोचा है। गैंग के लीडर को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोकेश्वर सिंह के निर्देश के क्रम में ठगी करने वाले गैंग की पौड़ी पुलिस लगातार कमर तोड़ रही है और साथ ही गैंग के सदस्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा दे रहे हैं। धोखाधड़ी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में कोटद्वार क्षेत्र में हमारे पास एक सरकार के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि किसी गैंग के द्वारा इसके साथ धोखाधड़ी करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा कोटद्वार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा हो गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला विवाद को लेकर था, जहां पर मंचेश की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया था। शुरुआती जांच में हत्या के कारण स्पष्ट नहीं थे, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल की, जिससे सारा मामला खुलकर सामने आया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहला आरोपी सचिन हरिद्वार से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूली है और अपने साथी का नाम भी उजागर किया है।
आज 30 तारीख को प्रातः चंद्रबनी 6 से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या न होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य से ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।